संगत जी आए, सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर पूनम सेठी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। इतना सुंदर शब्द कीर्तन चल रहा था और मैं वर्चुअली ट्रांसपोर्ट हो गई थी जब हम गुरु जी के दरबार में जाते थे और कैसा हम महसूस करते थे। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वहां पर ट्रांसपोर्टेड थी। और मैंने आज सुबह ही कुछ पढ़ते हुए कुछ इस तरह की लाइंस पढ़ी थी कि समटाइम्स आई फील आई वांट टू गो बैक इन टाइम, यानी कि मैं समय में थोड़ा वापस जाना चाहूंगी, कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं, बट टू फील अ कपल ऑफ थिंग्स ट्वाइस, मतलब उन चीजों को मैं दोबारा से रीलिव करना चाहूंगी। और ये एक ऐसी चीज है, शायद मैं उसको हर जन्म में और हर समय रीलिव करना चाहूंगी, क्योंकि गुरु जी के दरबार में जाके जो प्राप्त होता था, मन का सुकून और गुरु जी से जो मिलने का जो आनंद होता था, दैट वाज, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिए। बहुत ही हेवनली होता था, डिवाइन होता था। और शायद हमने अपने समय में उसको उतना, मैं कहूँ कि हमने उसको इतना ट्रेजर नहीं किया। हमने उसको बहुत एक एक यूजुअल, जैसे कि एक रिचुअल की तरह हमने शायद उसको ट्रीट किया, जो कि मैं आज बहुत महसूस करती हूँ कि हमें अगर उस समय में उतना ज्ञान होता कि हम गुरुजी को उस तरह से देख पाते जैसे हम आज देख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन और भी ज्यादा सुंदर और धन्य होता। एनीवेज, ये तो एक बात है जो मुझे बिल्कुल अभी अभी स्ट्राइक करी कि वो इमोशन कि जो हम गुरुजी को फिजिकल रूप में देख पाते थे, हम उसको बहुत जैसे हमने ग्रांटेड लिया। तो वो जो चीज है वो आज भी हम मिस जरूर करते हैं, लेकिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस को हर समय हमें महसूस कराया है। तो मैं अब अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं ऐसे शुरू करती हूँ कि जो हमारा सबसे पहला जो कारण बना गुरुजी के पास जाने के लिए, वो 1998 में यूं बना कि हमारी शादी को करीब 7 वर्ष हो चुके थे। 91 में हमारी शादी हुई थी और हमारे कोई संतान नहीं थी। और आकाश के जो मेरे आकाश मतलब जो हस्बैंड हैं, उनके मामा जी गुरुजी के पास ऑलरेडी जाते थे और हमने कुछ 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 बातें उनके मुंह से कभी कभार सुनी हुई थी। और जैसा कि होता है कि एकदम से कभी विश्वास नहीं भी होता है, और एक दो बार उन्होंने हमें पहले भी कहा कि आप मेरे साथ चलो हमारे गुरुजी के दरबार में, आपकी ये इस बात की भी सुनवाई होगी। लेकिन हम जैसे कि टिपिकल, मतलब जनरेशन के लोग, हम नहीं, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, इस तरह से हम उस चीज को इग्नोर करते रहे। और समय हमारा निकलता रहा। तब तब ऐसा हुआ कि 98 में एक बारी इनके मामा जी आए और उन्होंने वाकई जिद करी। उन्होंने जिद करी कि आज तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। और उस दिन पता नहीं, तब तक हमारा भी शायद कह लो कि हमारे भी थोड़े दिमाग ठिकाने लग चुका था। हमें भी समझ आने लगी थी कि डॉक्टर्स के पास भी कोई जवाब नहीं था और वो ऑलरेडी कुछ नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट्स की बात करने लगे थे। तो हम मामा जी के साथ उस दिन गुरुजी के दरबार पहुंचे, एम्पायर स्टेट। और गुरुजी बिल्कुल कैजुअली बैठे थे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने विजुअलाइज नहीं करा था कभी इतने कैजुअल रूप में गुरुजी बैठे मिलेंगे मुझे, या इनको हम गुरुजी कहते हैं ऐसे। गुरुजी कारपेट पे ही नीचे बैठे हुए थे। और जब हमने एंटर करा तो मामा जी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी से अपनी बात कहो। और मैंने तब गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे संतान नहीं है कोई, आई एम चाइल्डलेस, मैंने बेसिकली ये बोला। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हाजिरी लानी पड़ेगी। तो वो सुन के मैं वहां बैठ गई और मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया कि हाजिरी कहाँ पर लगानी पड़ेगी।
तो मुझे बाद में मामा जी ने और दूसरी संगत ने बताया कि इसका अर्थ है कि आपको यहाँ रेगुलरली आना पड़ेगा। तो वो सब हमें धीरे धीरे समझ आने लगा, हम वहाँ रेगुलरली जाने लगे और मैंने पाया कि हमारे जैसे वहाँ बहुत सारे कपल्स थे जो इस उम्मीद से वहां पर आते थे कि उनकी भी ये इच्छा पूरी होगी। और बहुत पुरानी संगत भी वहां पर होती थी और इसमें कोई, अब तो आप सब लोग चूंकि इतने सत्संग अब सुन चुके हैं, आप जानते ही होंगे कि चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री थी, चाहे वो पॉलिटिकल क्लाउड वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, सब वहां पर आते थे और सब वहां पर वैसे ही बैठते थे जैसे कि हम आम लोग भी बैठते थे वहां पर। और धीरे धीरे ये सिलसिला जब चलने लगा तो एक गुरुजी जब भी मैं जाती थी तो एक बात बोलते थे, तेरा की ना है आंटी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि सबको तो नाम से बुलाते हैं और मुझे भी आते हुए अब इतना टाइम हो गया, लेकिन गुरुजी पता नहीं मेरा नाम क्यों बार बार बोलते हैं, पूछते हैं इस तरह से। तो मुझे तब किसी ने बताया कि आपकी ना हाजिरी लगती है। अब वो कौन से दरबार में लगती है, गुरु जी के दरबार में लगती है, ऊपर कहीं लगती है, ये सोचने की मेरी तो शक्ति नहीं थी, ना क्षमता थी, ना मैं सक्षम हूँ, शायद आज भी नहीं हूँ उस चीज को समझने के लिए। मगर ये मुझे समझ में आ गया कि मेरा काम है गुरु जी के दरबार में आना और हाजिरी लगाना, जो उन्होंने पहले दिन मुझे कहा था। और मेरी हाजिरी हर बार लगती है जब भी मेरा नाम बोला जाता है। ऐसे हम धीरे धीरे वहां पर मतलब रेगुलरली हम जाते रहे। तो वहां पर एक रेखी अंकल होते थे, मे बी पुरानी संगत तो बहुत अच्छी तरह उन्हें जानती होगी, बहुत ही पॉपुलर थे और गुरुजी के बहुत ही फेवरेट अंकल्स में से थे। तो वो मुझे अक्सर वहां पूछा करते थे कि पूनम आंटी एनी गुड न्यूज, एनी गुड न्यूज। और मैं हर बार उनको बोलती थी नहीं अंकल कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जब उन्होंने काफी बार मेरे से पूछा होगा तो एक दिन वो खुद ही बोले मुझे, चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ, ऐसा गुरुजी ने तेरे को क्यों नहीं अभी तक ब्लेस किया। एंड मैं उनके पीछे पीछे बिल्कुल चली गई और जाके वहां गुरुजी के पास हम खड़े हो गए। इससे पहले अंकल कुछ कहते गुरुजी ने मुझसे ही पूछ लिया हाँ कि। तो अंकल तब अंकल ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी एनु ब्लेस करो ना आप, बहुत टाइम हो गया इसको, अब हुन तुसी एनु ब्लेस करो। तो गुरुजी ने उनको तो कुछ कहा नहीं और गुरुजी ने मुझे कहा दौड़ जाए इत्थों, दौड़ जा, बढ़िया ही अप्रोच लान। आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैं तो सच में मेरी बिल्कुल जिसे क्या बोलते हैं कि मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि वैसे ही हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी जब गुरुजी से हम के सामने भी हम खड़े होते थे। आम तौर पे हम गुरुजी की जो ऑरा होती थी, जो गुरुजी का जो चमक होता था, जो तेज होता था, और ऐसा लगता था कि अगर हमने दिन भर में कोई एक छोटी सी गलती भी करी है ना, गुरुजी उसको देख पा रहे हैं कि आज ये सब करके आए हुए हैं, ये जो आज आए हैं मेरे दरबार में। तो इट वाज सच अ फैक्टर यू नो कि हम हमारे मन में सारे दिन ये चीज चलती थी कि हम कोई कोशिश करके कोई गलत काम ना करें जिससे कि हमारे अंदर हिम्मत ही ना हो कि हम गुरुजी के सामने खड़े हो सकें। तो इस तरह का उनका एक ऑरा था जो सारा दिन हम महसूस करते थे। तो मैं बाहर जाके खड़ी हो गई, थोड़ी देर बाद ही कर्नल रेखी अंकल बाहर आए और उन्होंने मुझे बोला तू चिंता मत कर, अभी तेरा वक्त नहीं है। तो संगत जी मैं यहाँ पर सिर्फ ये ब्रेक लेके कहना चाहूंगी कि हर संगत का अपना अपना एक वक्त है जो गुरुजी डिफाइन करते हैं कि आपके लिए वो सबसे उच्च और सबसे सही वक्त, सबसे उत्तम समय आपका वो कब होगा, ये वही जानते हैं, वो हम में से कोई नहीं जानता। और ये आने वाले समय में मेरे सामने बिल्कुल प्रूव भी हुआ। तो ये बात वहां पर खत्म हो गई और जैसे कि हम अपना जा रहे थे, हम जाते रहे और गुरुजी की परमिशन से हमारा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी जो था वो भी चल ही रहा था। तो हाँ, अचानक से ऐसे हुआ कि हाँ मेरे हस्बैंड का एमबीए में सिलेक्शन हो गया।
उनका ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम था जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ, और वो एक रेजिडेंशियल कोर्स था, 1 ईयर का रेजिडेंशियल कोर्स। और चूंकि हमारा ट्रीटमेंट चलता था और उसमें मंथली विजिट्स रहते थे हॉस्पिटल के, तो मैंने उन्हें कहा कि आप नहीं जाओगे इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा। और हमारे बीच में थोड़ा इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई, और तब ये तय हुआ कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, और आज जब जाएंगे तो गुरुजी से हम पूछ लेंगे। और मुझे बहुत, जैसे संगत जी मैं कहूँ कि मुझे बहुत पक्की उम्मीद थी कि गुरुजी मेरे फेवर में ही बोलने वाले हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बताया कि इस तरह से गुरुजी मेरा सिलेक्शन हुआ है एमबीए में और मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, जाना चाहिए तेनो। अब गुरुजी ने तो ये बात कह दी, और उनके पीछे खड़ी मैंने सोचा कि लो, इसका मतलब है 1 साल अब और नहीं मुझे ब्लेस करना है गुरुजी ने, तभी इनको 1 साल के लिए भेज रहे हैं। और मन मेरा इतना भारी हो गया वहीं खड़े खड़े कि वो चीज, और ऑब्वियसली जो गुरुजी इतने जानी जान है, उनको तो सब कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट, इंसान जो ना एक्सरे हो जाता था उसका, और कई जन्मों का। तो गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी, और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरा भी कल्याण कितना। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मेरा इसमें क्या कल्याण हो गया कि 1 साल के लिए चले जा रहे हैं, और जो इतने लंबे समय से हमारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या कल्याण है इसमें। और वो संगत जी, मुझे 15 दिन बाद समझ में आ गया कि वो मेरा क्या कल्याण था। आई हैड कंसीव्ड। और वो जो कंसीव भी कैसे, मतलब वो माइनर एक आईयूआई करके एक मेडिकल इंटरवेंशन होती है जिसकी वजह से मैंने कंसीव किया, और वो भी एक मिरेकल था, बिकॉज डॉक्टर्स डिड से कि इट इज अ वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन दिस पर्टिकुलर मंथ, जो कि आपका आज तक कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनी है। तो देवर इनफैक्ट, मतलब वो एक बार कोशिश, बल्कि वो ये कहने लगे थे कि हम आईवीएफ करेंगे अब, क्योंकि हम आईयूआई में नहीं आपका हो पाएगा, तो हम तो अब आईवीएफ करेंगे। तो वो वाले आईयूआई में ही, जिस मंथ गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण कितना, उस वाले मंथ की आईयूआई में आई कंसीव्ड, एंड इवन डॉक्टर्स वर वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो बहुत ही अनयूजुअल, जैसा कि मैंने कहा कि वो कॉम्बिनेशन होता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो इवन डॉक्टर्स वर वेरी वेरी सरप्राइज्ड। एनी हाउ, जब हमें पता लगा कि मैंने कंसीव किया है, तो ऑब्वियसली आप संगत जी सोच सकते हैं तब तक मेरी शादी को करीब 9 वर्ष होने को थे। तो हमने सोचा हम गुरुजी के पास जाके फटाफट गुरुजी को बताते हैं। तो पहला मौका मिलते ही जब ये आए मेरे हस्बैंड अपने एमबीए कोर्स से तो हम चले गुरुजी के पास। हमने एंट्री करी, और हम जब गुरुजी के पास पहुंचते हैं, एक्साइटेड है अंदर से, बहुत एक्साइटेड है। अभी सोच रहे हैं कि गुरुजी को बताते हैं। गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और उन्होंने कहा, हल्ले किसी ने नहीं दसना। क्या नहीं दसना, क्यों नहीं दसना? आप सोचिए कि उनको पहले ही, मतलब उन्होंने पहले ही हमारे को कह दिया कि बोलना भी नहीं है यहाँ पर। और संगत जी, इस तरह करीब 5 या 6 महीने गुरुजी ने मुझे किसी को बताने के लिए मना, मतलब मुझे कहा नहीं कि किसी को बताओ, और हमने बताया नहीं। और करीब लगभग 6 महीने बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे खुद ही बोला कि आज पूनम आंटी तू सत्संग करेगी। और ऐसे वहां गुरुजी के दरबार में ऐसे कोई कोई दिन बहुत मैं बताऊं कि बहुत सुंदर वो दिन होता था, और हम सब बहुत लकी महसूस करते थे उस दिन जब गुरुजी वहां पे सत्संग कराते थे। और वो सत्संग में ऐसे ही रियल लाइफ जो कल्याण गुरुजी लोगों के जीवन में करे, क्योंकि अदरवाइज हम जैसे जा रहे हैं, हम वहां पर शब्द कीर्तन सुन रहे हैं, हम वहां पर बहुत इंटरेक्शन और लोगों से नहीं करते थे।
और शबद कीर्तन के बाद लंगर लगता था, हम अपना लंगर लेके, ज्यादातर टाइम छुट्टी हो जाती थी तो हम लोग अपने घरों को चले जाते थे। तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन या सोशल एक्टिविटी वहां पर नहीं होती थी। तो वो एक दिन होता था जिस दिन जिन जिन लोगों के साथ कल्याण हुआ है, हम उनको एक्चुअली लाइव सुन पाते थे, वहीं गुरुजी के सामने ही बैठ के, गुरुजी के दरबार में। और वो बहुत ही भाव विभोर मोमेंट्स होते थे, क्योंकि जिसका कल्याण हुआ, आप सोचिए कि मेरा कल्याण साल से मैं ट्राई कर रही हूँ और मेरे नहीं हो रहा है, और फिर जब हुआ है गुरुजी की कृपा से, और मुझे उस दिन वो डिस्क्राइब करना है, तो वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वहां बैठे हुए संगत के तमाम लोगों के लिए वो एकदम एक लाइव मोमेंट होता था। तो एंड इट वाज रियली वेरी ओवरवेलमिंग। मैं बताऊं तो इट वाज लाइक, मतलब हम वी वर क्राइंग, एंड जो हमारे साथ वहां संगत में भी लोग थे वो भी दे आल्सो शेयर्ड द इमोशन। तो इस तरह से फिर वो गुरुजी ने उस दिन मुझे पब्लिक मतलब अलाउ कर दिया कि मैं पब्लिकली उस बात को डिस्क्लोज करूं। और ऐसा है कि उस टाइम पे मेरे साथ और भी 3-4 जो कपल्स थे, उन्होंने भी कंसीव किया, और किसी के बाद में चल के बेटा हुआ, किसी की बेटी हुई, और मेरे मेरे बेटा हुआ। और हमने सोचा कि अब हम इसको लेके गुरुजी के पास जाते हैं ब्लेस कराने के लिए। अभी वो बेयरली जैसे 40 डेज का जब हुआ तो हम लेके वहां पहुंचे, और मैंने अभी उसको गुरुजी के सामने ऐसे लिटाया ही था कि गुरुजी ने मुझे कहा, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। इट वाज सिंपली आउट ऑफ द ब्लू। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और मुझे, मेरी जितनी छोटी समझ थी उनसे मैंने 2-3 बातें सोची कि एक तो ये है कि मैं तो दोबारा हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काट सकती, अब गुरुजी की कृपा से एक बच्चा है, इसको देखेंगे, और कोई जरूरत ही नहीं है मुझे दूसरे की। और मैंने ये भी सोचा कि अभी जो कपल्स जिनको तब तक नहीं ब्लेसिंग मिली थी, गुरुजी पहले उनको दे दें, मुझे तो गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया है, नॉट नोइंग कि संगत जी हर एक का वक्त है और गुरुजी ने हर एक के लिए कुछ सोच रखा है। मेरे मुंह से तो हाँ नहीं निकली उस टाइम पर। और उसके बाद ये ऐसा हो गया कि जितनी बार हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी मुझे यही बात बोलते थे, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं। और मेरे लिए काफी मतलब जद्दोजहद या असमंजस की स्थिति मैं कहूंगी हो जाती थी कि मैं ना हाँ कर पाती थी, ना मैं ना कर पाती थी, मैं केवल मुस्कुराती थी। और ऐसा हुआ कि करीब एक या 1.5 साल के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कैलकाटा हो जाती है। और वो काफी टर्मिनल जो है वो बहुत नोटोरियस है फॉर लॉट ऑफ अदर रॉन्गफुल एक्टिविटीज। काफी वहां पर सेफ नहीं है वो पोस्टिंग। तो हमने सोचा कि किसी तरह से ये पोस्टिंग कैंसिल हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो पोस्टिंग कैंसिल नहीं हो पाई, और ऑलमोस्ट इनके ऑर्डर्स निकल गए और ये हो गया कि ये अब जाएंगे वहां ज्वाइन करने के लिए। तो उस जाने से एक या 2 दिन पहले हमने सोचा कि हम गुरुजी को मत्था टेकाते हैं और उनके साथ शेयर भी कराते हैं। और मैं तो नहीं जाती क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मेरी जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है। तो मुझे ये भी था कि भाई अभी ये छोटा है बच्चा, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं जा पाऊंगी। तो हम गुरुजी के पास जब पहुंचे तो गुरुजी ने सुनने के बाद कहा, हाँ जाओ मच्छी खाओ। ऐसे करके कुछ गुरुजी ने मजाक किया। हम लोग तो वेजिटेरियंस हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी मैं तो खाता नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा। तो इतने में मैंने पीछे से बड़ी हिम्मत करके उस दिन एक बात बोली गुरुजी को कि गुरुजी आप तो मुझे कहते हो मुंडा ले ले, एक और मुंडा ले ले, और आप इनको तो कलकत्ता भेज रहे हो। तो फिर गुरुजी कहते, ओहो ए तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। तो कहते ए तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तेन मुंडा चाहिए।
तो मैंने कहा गुरुजी अगर यही कंडीशन है, ये मतलब आप सोचिए संगत जी, मैं बहुत सारी बात कह नहीं रही थी, बट ये सब मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने धीरे से बोला कि हाँ गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई अब यही अगर तरीका है इनको दिल्ली रखने का, तो यही मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो मैंने क्यों बोला कि जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा चलो भाई पोस्टिंग कैंसिल। अब ये पोस्टिंग कैंसिल, ये तो हमें नहीं बात समझ में आई, और हम वहां से आ गए उस दिन रात को वापस। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को कॉल आती है उनके हेडक्वार्टर्स से कि आपकी जो पोस्टिंग है हमने उसको फिलहाल अबेयंस में रख दिया है, सो यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर दिल्ली स्टेशन, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। संगत जी हमें नहीं पता कौन सी फाइल गुरुजी ने कहाँ पे चलाई, किसकी मति बदली, क्या बदला, कुछ हमारे को तो हमारे कंट्रोल में तो कुछ था ही नहीं, और वो क्या किया हमें नहीं पता, और वो आज तक नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि गुरुजी ने रात को पोस्टिंग कैंसिल कर दी थी, तो सुबह तो वो होनी थी। तो वो पोस्टिंग कैंसिल हो गई, एंड विद इन आई थिंक a month or so I conceived again, and this time it was without any medical intervention. तो जो मेरा वो डर भी था ना, वो भी गुरुजी को पता, मतलब गुरुजी मतलब वो उस चीज को तो बिल्कुल आने ही नहीं दिया ना पिक्चर में। मैं कहीं गई नहीं, मैं किसी डॉक्टर को मिली नहीं, एंड इट वाज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। एंड फिर मेरे 2002 में मेरा दूसरा बेटा हुआ। तो ये तो संगत जी मेरा एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड विच आई ट्रेजर एंड विच आई थिंक nobody could have given me except गुरुजी, because हमने दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर्स को छान लिया था, और हमने तमाम तरह के मतलब आई वुड से कौन सी मस्जिद, कौन सी मजार, कौन से मंदिर नहीं हमने देखा होगा, मगर डेफिनेटली जो जब गुरुजी ने कहा तो उन्होंने इतने सुंदर मुझे 2 बेटे दिए, और बहुत सारे कपल्स को वहां पर दिए। तो संगत जी मेरी तो उन सब से रिक्वेस्ट है, जैसे कई बार मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि आप उनको एड्रेस करिए जिनके साथ ये इशू है। तो संगत जी ये समझिए कि आपको गुरुजी में पूरा फेथ रखना होगा। और ऐसा कई बार होता था, गुरुजी मुझे बोलते थे आ गई कंफ्यूज्ड माइंड। तो ये कंफ्यूज्ड माइंड वाली जो बात है ना, वो यही होती है कि हमारे मन में बहुत सारे, वहां पर बहुत लोग बोलते थे बट, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सब आप अपने जोड़ों के साथ बाहर उतार के आया करो, और अंदर जो आओ बिल्कुल साफ मन से आओ। तो वो जो चीज हम नहीं कर पाते थे, और वो गुरुजी को दिखता था कि हमारे मन में बड़े तरह के सवाल, बड़े तरह के क्वेश्चंस चलते थे। तो वो गुरुजी मुझे कई बार बोलते थे, पूनम आंटी कंफ्यूज्ड माइंड। तो और एक और बहुत इंटरेस्टिंग, गुरुजी के ना ऐसे बहुत सारे मतलब आई वुड से ही वाज फुल ऑफ ह्यूमर। तो वो मुझे एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि की पढ़ान दिया है, तो मैंने बोला गुरुजी कॉमर्स पढ़ाती हूँ, और मेरे पेपर कौन से हैं। मैंने उन्हें बताया होगा कि मेरे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर हैं। तो मुझे कहते हैं तो 10 फिर मनी सप्लाई की होता है। अब मैं अपनी पूरी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को खोदते हुए मैं अपना जवाब मैं देने लगी, मनी सप्लाई समथिंग। गुरुजी कहते हैं जा पूनम आंटी तू फेल है। पहली बार तो मुझे लगा कि अरे वाकई मैं तो फेल हूं, मैं तो, मेरे को तो जवाब ही नहीं सूझा। लेकिन असली बात यह है कि हमें जवाब देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी तो ऐसे ही बीच बीच में मैं कहूँ कि वो उनका तरीका था अपने संगत के साथ कनेक्ट करने का। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि पूनम आंटी ए पीएचडी की होता है। मैं अपना फिर वही अपनी नॉलेज, अपने पूरा डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो गुरुजी कहते नहीं, एदा मतलब होता है पागल होने दा डर। अरे मुझे ये पहली बार मैंने सुना गुरुजी के मुंह से, और तब से मैंने देखा और मैंने रियलाइज किया कि बहुत टीचर्स
पीएचडी करते करते पागल हो जाते हैं। और ये मैंने देखा कि गुरुजी ने उसके बाद ऐसा एक स्थिति बनाई जिसमें मैंने अपनी पीएचडी करी। और संगत जी, मेरी जो पीएचडी की जो मेरी थीसिस है वो गुरुजी ने ब्लेस भी करी हुई है बकायदा with his signature, which is for me it is like the biggest treasure that I have। मतलब उससे बड़ा मेरे पास कोई खजाना नहीं है जो गुरुजी के सिग्नेचर है मेरे पास मेरी पीएचडी के ऊपर। और वो इस तरह से हुआ कि मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं पीएचडी में एनरोल हो जाऊं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं और आसानी से पीएचडी नहीं कर पाता है इंसान, एनरोल नहीं हो पाता है। करना तो एक अलग बात है, उसमें भी पागल होने का डर रहता है। तो इनका ऐसे हुआ कि जब मेरा बेटा 1 साल के हुए, छोटा वाला 1 साल का हुआ, तो इनकी पोस्टिंग बॉम्बे आई और वो तो इनके लिए जाना बहुत जरूरी हो गया। तो ये वहां चले गए और मैं यहाँ दिल्ली रह गई। तो मगर ये रेगुलरली आते थे दिल्ली और हम गुरुजी के मंदिर भी जाते थे। और जब हम वहां जाते थे तो गुरुजी ने एक दिन इनको बोला कि एना नू नाल लेके जा। अब गुरुजी का आदेश था कि नाल लेके जाएं, तो हमने अपना दिमाग लगाया कि नाल कैसे जा सकती हूँ मैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगत जी एक ऑप्शन होता है कि आप पीएचडी लीव ले सकते हैं जो कि फुली पेड लीव होती है, बट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कि आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। और एंड पीएचडी करना कोई छुट्टी मनाने वाली बात नहीं होती है, पीएचडी करना माने पीएचडी करनी होगी। और मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे और तो यही एक बात समझ में आई कि अगर मैं पीएचडी में एनरोल हो जाऊं तो मैं छुट्टी लेके शायद बॉम्बे जा सकूंगी। तो मैंने गुरुजी ने जब कहा तो हमने इस चीज को एक्सप्लोर किया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जो चीज को मैं कई बार पहले ट्राई करके ड्रॉप कर चुकी थी क्योंकि नहीं हो रहा था, उस महीने मैं ऐसे डिपार्टमेंट गई हूँ और मेरा वहां पर बहुत आसानी से, मैं कहूंगी आज इफ आई लुक बैक, मैं आज पीछे को देखती हूँ तो मैंने रियलाइज करती हूँ कि मेरा बहुत आसानी से हो गया। मुझे एक प्रोफेसर मिल गए, अचानक से ही मिल गए एक प्रोफेसर, और उन्होंने मुझे अपने अंडर गाइडेंस के लिए ले लिया और मेरा एनरोलमेंट हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मैंने कॉलेज में अप्लाई भी किया। कॉलेज में भी अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत, लीव की छुट्टी की दिक्कत आ सकती है, लेकिन पता नहीं मेरे केस में वो भी नहीं आई और मुझे तुरंत छुट्टी मिल गई। मेरे ख्याल से सारा कुछ 1 महीने के गैप में हो गया और मैं अपने बच्चों के साथ में बॉम्बे चली गई। मेरी सारी पीएचडी ज्यादातर बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे की कंपनीज की बेस्ड है। और जो गुरुजी ने कहा कि पागल होने का डर, वो तो मुझे डर बहुत सताता था। तो जो बहुत ही रिमार्केबल चीज थी, मैंने शायद उस टाइम में काफी जल्दी विद इन माय स्टिपुलेटेड पीरियड से भी कम में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट करी। और वो सब गुरुजी की ग्रेस थी जो आई कुड फील इट एवरी मोमेंट। इनफैक्ट सो मच सो कि जब मेरा पीएचडी का वाइवा भी हुआ तो जो मेरे एग्जामिनर थे वो बनारस से आए थे, बीएचयू से थे, और उन्होंने मेरे वाइवा होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि रूम में ना कोई डिवाइन पावर थी जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, और क्या आप किसी डिवाइन पावर को मानते हो? एंड आई वॉज टेकन अबैक। तो तब मैंने उन्हें कहा कि जी हम गुरुजी को मानते हैं। और मतलब वो एक ऐसा एक मतलब किसी और ने भी महसूस किया उस चीज को, जबकि गुरुजी से तो मैं ही कनेक्टेड थी उस कमरे के अंदर, लेकिन उनकी प्रेजेंस को उन्होंने भी फील किया। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं हमारे जीवन में। तो ये तो एक मतलब मेरे पीएचडी करने का सिलसिला जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस दौरान हमारे जीवन में और भी बहुत अच्छी, मैं कहूँगी, चीजें हो रही थी, जैसे कि चाहे वो प्रमोशंस हैं, चाहे जॉब की परमानेंसी है, चाहे वो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने बनाई,
हमने गाड़ी ली, मतलब ये सब चीजें जो एक स्टैंडर्ड वर्किंग कपल के गोल्स होते हैं, वो सब हम अचीव कर रहे थे गुरुजी की कृपा से। तो है वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बट देन दे कीप यू ग्राउंडेड, दे कीप यू मोटिवेटेड। हम अपना काम करते रहते हैं, अपने कर्म में बिजी रहते हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और वो वक्त हम सबके लिए बहुत कठिन था, और रहा बहुत टाइम तक। मतलब हम मंदिर में एंटर करते थे और आंखों से आंसू गिरते थे, और वी यूज्ड टू रियली मिस हिम। बहुत ऐसा लगता था कि अब हम कैसे करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस लाइफ में हुए कि उन्होंने हमें सिखाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे ही साथ हैं। और ये तब हुआ जब 2013 में मैं और मेरे हस्बैंड एक पार्टी में गए हुए थे, और हम जैसे कि टिपिकल इधर हैबिटेट में हो रही थी, और हम डांस वगैरह कुछ कर रहे थे। अचानक से मेरे हस्बैंड जाके कोने में बैठ गए। तो मैं उनके पास गई, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुम डांस करो, मैं आता हूँ अभी। इतने में मैंने थोड़ी देर में देखा कि वो जिस सोफे पे बैठे थे वो उस पे लेट गए। तो हमारे उस पार्टी में मेरे हस्बैंड के बैचमेट हैं जो कि डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। उन्होंने इनकी शक्ल देख के बोला कि सेठी चलो उठो, हाँ हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि ठीक है हम 2 मिनट और देखते हैं, लेकिन हम जाएंगे हॉस्पिटल जरूर, इवन इफ इट इज जस्ट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और वट एवर एज यू आर सेइंग, हम जाएंगे जरूर हॉस्पिटल। और वो 2 मिनट के बाद उन्होंने इनको वाकई अपनी गाड़ी में डाल लिया, और मैं और ये हम दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। और मीनवाइल उन्होंने रात के करीब 11 साढ़े 11 की बात है, और इन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरा लाइन अप कर दिया। गाड़ी से ही बैठे बैठे उन्होंने सारे डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट और जो सर्जन्स हैं सबको लाइन अप कर दिया। तो बाय द टाइम वी रीच्ड गंगाराम, ये सब डॉक्टर्स वहां पहुंच चुके थे। मेरे हस्बैंड का ईसीजी हुआ जो कि बहुत ही खराब आया, एंड विद इन 5-10 minutes आई केम टू नो ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक। तो इनकी जो पूरी, मुझे उतना मेडिकल टर्म्स आती नहीं है, बट द ब्लॉकेज वाज more than 90% in 2 of his major arteries. तो डॉक्टर इनको तुरंत अंदर ले गए, और मैंने फिर वो मुझसे साइन भी करवाया गया, और मैं काफी चिंतित थी। और इतने में लेकिन अब चूंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, और मैंने डॉक्टर साहब से बात करी जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये जरूरी है कि इनकी अब स्टेंटिंग होगी, तो दैट इज द ओनली वे आउट। तो इनकी स्टेंटिंग हुई, और अब जो मतलब आइडियली दिस सत्संग वुड हैव बीन कंप्लीट अगर सेठी अंकल भी यहाँ बैठे होते, तो वो आपके साथ शेयर करते कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो मतलब जा रहे हैं ऐसा जैसे कि, और उन्होंने मन में गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या आज आपसे मेरी मुलाकात होगी गुरुजी। तो तब तक तो गुरुजी ने उन्हें काफी डांट के बोले कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे मतलब जो जैसी जितनी हाफ बेहोशी वाली हालत थी उसमें उनको लगा कि गुरुजी ने उन्हें बहुत जोर से डांट के कहा कि अपनी औकात विच रहे, तो जो जरा काम तू कर रहा है ना वो करता रहे। तो विच मेंट कि जो तुम कर रहे हो अपना करते रहो, और ज्यादा मत उल्टी सीधी सोचो। एंड विद दैट ही सेज कि आई ऑलमोस्ट लाइक आई कुड देन स्टार्ट आई स्टार्टेड हियरिंग जो डॉक्टर्स बात कर रहे थे आपस में, मैं वो सब मेरे को वो सब सुनाई देने लग गया फिर। और कहते हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बात कर रहे हैं अपने मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, और ये इनके कि ये हुआ है और काफी मैसिव है, बट टाइमली ही हैज रीच्ड हियर एंड इट्स अ मिरेकल, और ये सब। तो इनका फिर स्टेंटिंग हुई, एंड मतलब देन ऑफ कोर्स। तो संगत जी इसमें ये तो मैंने आपको सिर्फ इंसिडेंट सुनाया है, लेकिन आप इस सारे उसमें एक
जो एक डिवाइन चीज देख सकते हैं वो ये कि नॉर्मली मैं कभी भी इनके फ्रेंड्स पार्टी में नहीं जाती, मगर उस दिन पता नहीं क्यों ये सेठी अंकल ने बहुत जिद करी और मैं उस दिन काफी मतलब पहली बार शायद इनके साथ गई थी। और नॉर्मल कोर्स में अगर आप ये सोचिए कि मतलब अगर घर में इस तरह का कोई दर्द या पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो टेंडेंसी बंदे की होती है कि वो सो जाता है, एंड वीव हर्ड हाउ इट कैन टर्न फेटल। तो पता नहीं गुरुजी ने उस दिन इस तरह का मौका बनाया कि मुझे भी भेजा वहां पे, और वहां पर वो डॉक्टर साहब भी थे और हम बहुत लोगों के बीच में थे, और इस तरह उनको इमीडिएट अटेंशन मिल पाई, और उसके बाद तो जो गुरुजी ने करना था वो उन्होंने करा। तो इनकी जो एक प्रॉबेबली जो एक मेडिकल कंडीशन थी जो इनके अंदर बनी हुई थी बहुत लंबे समय से, ऑब्वियसली क्योंकि हमें उस टाइम हमें आके पता लगा कि he was also having sugar, जो कि हमें तब तक नहीं पता था। he was having sugar and he was having high cholesterol and other related problems जो कि तब तक hidden चल रही थी, and that is how it resulted in a heart attack। तो कम से कम एक उस समय पे ये जो सबसे मतलब जो संयोग हुआ वो ये कि हम ऐसी जगह पर थे कि ट्रीटमेंट हमारा तुरंत शुरू हो सका और तब इनकी जान बची। तो दैट वाज इंसिडेंटली वेरी डिवाइन, और गुरुजी की कृपा से सेठी अंकल इज फाइन, ही इज डूइंग वेल, एंड एक्चुअली अपनी औकात में रह के वो वही सब कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, अपने परिवार और अपनी नौकरी के साथ वो चल रहे हैं। तो संगत जी, ये इस तरह से ये गुरुजी के जाने के बाद का इंसिडेंट है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में 24/7 365 है, और जब जब हमें जरूरत होगी वो आपको हेल्प करने के लिए आपके साथ आपके पास होंगे। और इसमें भी, और जो सबसे जो जरूरी चीज है कि बट परंतु लेकिन किंतु जो हमारे मन में अक्सर आता है वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरी संगत को रिक्वेस्ट है कि जब आप जुड़ते हैं तो आप मन से जुड़िए। ये मेरा सत्संग है, तो मुझे पता नहीं है कि मेरे पास और कितना टाइम है आगे डिस्कशन करने का। अगर मुझे कोई आंटी आप प्लीज कंटिन्यू करें और सत्संग शेयर करें। अच्छा, ठीक है। तो एक जो मैं और सत्संग शेयर करना चाहूंगी वो रिलेट करता है बॉम्बे के हमारे, जब हम बॉम्बे में रह रहे थे तो अक्सर गुरुजी किसी ना किसी को हमारे घर भेजते रहते थे, और गुरुजी ऐसा बोलते भी थे कि उन्होंने बताया, जो हमारे घर आए उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि पूनम आंटी के घर जाना। पूनम आंटी ने बड़ा साफ सुथरा घर रखा हुआ है। तो ये तो मुझे उनके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता था, और पर जो सबसे अच्छा लगता था वो ये कि गुरुजी दिल्ली में बैठे हुए ही मेरे घर में आते हैं और वो देख रहे हैं कि मतलब हम अपना हमारा सबका हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में इतना बड़ा आश्वासन होता था ना, ऐसा लगता था कि जैसे हम एक मतलब जैसे हम एक बड़े सेफ बबल में रहते हैं, जो कि गुरुजी की प्रोटेक्शन हमारे ऊपर रहती है। और ये हमने फिर, और सच में मैं बताऊं, हमने महसूस किया इस तरह की जब वो फ्लड्स आए थे जो बॉम्बे में बहुत डेथ्स हुई थी, और जो फ्लैश फ्लड्स थे। तो मेरे हस्बैंड उस दिन अपने ऑफिस गए हुए थे और बारिश लगातार हो रही थी, और इतनी ज्यादा हो रही थी कि हमारी सोसाइटी, हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, नीचे खड़ी हुई जितनी गाड़ियां नीचे खड़ी हुई थी सब पानी में डूब चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं संगत जी, लाइट चली गई थी और सारी गाड़ियां अंदर पानी के डूब चुकी हैं। इतना ज्यादा पानी सोसाइटी के अंदर खड़ा हो चुका था, यानी कि पूरे बॉम्बे में पानी खड़ा हुआ था।
क्योंकि सोसाइटी के अपने ड्रेनेजेस चोक हो गए थे, लिफ्ट्स बंद हो गई थी, लिफ्ट्स में पानी भर गया था, ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले लोगों के घर में पानी घुस गया था। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और मैंने इनको फोन करा जब तक हमारी फोन की बैटरी थी, तो ये भी एक इशू हो गया था कि बैटरी कैसे चार्ज होगी। मैंने इनको फोन किया, मैंने इनको बोला कि आप घर मत आओ। तो ये बोले कैसी अजीब सी बात तुम कर रही हो कि घर मत आओ, मैं कहाँ रुकूं? तो मैंने बोला कि क्या आपके ऑफिस में जगह नहीं है? तो इन्होंने बताया कि मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ और ऑफिस से भी हमें मैसेज आ गया है कि यहाँ पर बेसमेंट या और जो भी जहां पर भी गाड़ियां पार्क्ड है वहां पर पूरा पानी भर चुका है, तो आप गाड़ी लेके कोई वापस ना आओ यहाँ पे। और लिफ्ट्स वगैरह बंद हैं, ऑफिसेज बिल्कुल उस तरह से सफोकेटिंग है, तो यहाँ आप आने की कोशिश ना करें। तो मेरे हस्बैंड के साथ एक और कोलीग थे लकीली, जिनकी बेटी, छोटी सी बेटी उनकी स्कूल में थी और स्कूल की बसेस भी क्योंकि बंद हो गई थी, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों में बैठे हुए रो रहे थे, परेशान थे। तो उन्होंने, वो पेरेंट्स भी, एज पेरेंट्स वो भी परेशान थे क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहे थे अपने बच्चे तक। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, हम उसको मिलकर आते हैं। तो ये लकीली वो बच्चे को मिलने गए, लेकिन वो उन्होंने जाके देखा कि वहाँ टीचर्स थी और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि नहीं, हम बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। एंड दैट वाज एक्चुअली वन मोमेंट जब हमने देखा कि बॉम्बे में बहुत लोगों ने सबकी मदद करी और उस कठिन समय को निकाला। और उसके बाद भी बहुत डैमेज हुआ था, बट एनी हाउ बॉम्बे इज नोन एज अ सिटी ऑफ रेजिलियंस। और अगर संगत में लोग हैं जुड़े हुए जो कि बॉम्बे के हैं, तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू सैल्यूट देम कि उन्होंने बहुत ही अच्छा उस समय पे अपनी रेजिलियंस दिखाई थी। खैर एनीवेज, तो वो बच्चे को मिलने के बाद मेरे हस्बैंड और वो उनके कॉलीग अपनी गाड़ी लेके निकले, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि किधर जाएं। हर जगह पानी, हर जगह सड़कों पे लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, वो बीच में अटक गई। पूरा बॉम्बे एक अजीब सी जैम्ड स्टेट में खड़ा हुआ था। और ऊपर से मैंने ये बोल दिया कि आप घर मत आना, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक जो इनके कॉलीग थे, वो बड़े, ही वॉज एन एस स्विमर, उनको बहुत अच्छी स्विमिंग आती थी, तो वो स्विम करके आ गए थे घर। मतलब वैसे तमाम गंदा पानी रहा होगा वहां पे, लेकिन वो स्विम करके घर आ गए। और मुझे भी ये पता है कि सेठी अंकल को तो स्विमिंग नहीं आती है, और मुझे डर बैठ गया कि कहीं किसी को देख के ये ऐसा कुछ डेयर ना मार लें तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि सारे ड्रेन्स खुले पड़े थे, सबके ढक्कन वगैरह सब हट गए थे और बहुत 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 वी नो कि बहुत सारे लोग उनमें बह गए थे। तो मैं इनको बार बार यही बोल रही थी, आप इस तरफ वापस मत आना, वहीं कहीं रुक जाइए। तो ऐसा कुछ हुआ कि बॉम्बे में, पूरे बॉम्बे में आप सोचिए कि एक ऐसी जगह इन्हें मिल गई, इनकी गाड़ी को, जहां ये आराम से खड़े हो गए। और मतलब वो पूरे एसवी रोड के ऊपर वो एक ऐसा स्थान था जहां पर पानी नहीं था, और इनको वो जगह मिल गई और इन्होंने रात उसी गाड़ी में रह के गुजारी। और जैसे कि बहुत इंस्टेंसेस अगले दिन सुनने को मिले जिसमें कि जो लोग गाड़ियों में रह गए और वो गाड़ी में ही सोते रह गए, उनके मतलब they were found dead the next morning. But somehow with मैंने पूरी रात खाली गुरुजी का जाप किया उस टाइम। और मतलब इतना डर के मैंने वो वक्त गुजारा, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे मेरे पास थे और इनके साथ मेरा कांटेक्ट खत्म हो चुका था। बैटरीज इनकी भी खत्म हो गई थी, मेरी भी खत्म हो चुकी थी। पिच डार्कनेस थी पूरे बॉम्बे में, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, नीचे पानी पानी पानी, ऐसा लग रहा बिल्डिंग पानी के अंदर डांस कर रही है। मुझे अगले दिन 5 बजे तक इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। एंड मैं पूरी, आई वॉज वरीड, एंड मैं गुरुजी के ही सामने, फोटो के सामने बैठी हुई लगातार। फाइनली एट अराउंड 5:30 ही रिटर्न्ड, एंड तब तक पानी रिसीड कर गया था काफी। एंड ही रिटर्न, एंड मुझे उससे थोड़ा पहले किसी ने खबर भी दे दी थी कि
किसी ने इनको देखा है वहां पर गाड़ी में बैठे हुए, तो होपफुली मतलब वो आ जाएंगे जब भी थोड़ा रास्ता साफ होगा। तो तब मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा एक संयोग बनाया कि ना तो, क्योंकि अगर ये उस दिन ऑफिस में रहते तो भी इनकी गाड़ी डूब जाती और मुझे नहीं पता ऑफिसों का क्या हाल था, और अगर ये घर भी आते तो भी घर भी आने वाला हाल नहीं था, क्योंकि घर जो हमारे कॉम्प्लेक्स में गाड़ियां खड़ी थी वो सब गाड़ियां तहस नहस हो गई। आप सोचिए कि पूरा एक दिन पानियों में डूबी रही वो, तो कीचड़ किस तरह, और बिल्कुल बेकार हो गई थी गाड़ियां सारी। और ऑफिस में रहती तो वहां भी खराब बेकार हो जाती, और इनके बारे में मतलब मैं सोच के ही मुझे डर लगता है कि उस अंधेरे में और उतने पानी में ना तो व्यक्ति घर आ सकता है ना कहीं जा सकता है, क्या होता है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा ऐसा एक संयोग बनाया कि ये सेफली अगले दिन घर आए। तो संगत जी, जो इसमें बात सीखने को मिलती है वो ये है कि गुरुजी के साथ रहते हुए भी आपके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उस कष्ट में से आपको निकलने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो गुरुजी की प्रेजेंस से होगा। तो वो वक्त कैसे निकल जाएगा और उसका जो मतलब उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा रहता है कि आपको उसी उसी से ये भाव आता है कि गुरुजी की जो कृपा है ना वो अनंत है। वो इतनी अनंत है कि हमारे पास ना तो वो विजन है उसको समझने के लिए, ना हमारी औकात है। मैं सच बताऊं तो केवल से आप गुरुजी को याद करिए, उनसे जुड़े रहिए, और मन में किसी भी तरह के सवाल मत लाइए कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, ये सवालों के जवाब गुरुजी स्वयं देते हैं जब वक्त आता है। और मैं अभी बहुत ही जो रिसेंट मेरा सत्संग है वो मेरे छोटे ब्रदर से रिलेटेड है, और वो अभी अभी एक मेडिकल इमरजेंसी में ही फ्लू डाउन टू इंडिया, और उसको काफी तबीयत उसकी खराब हो गई थी, जो कि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, बिकॉज अदरवाइज वो काफी हेल एंड हार्टी और एक्टिव लड़का है। लेकिन अचानक से उसकी तबीयत काफी खराब हुई और उसको दिल्ली आना पड़ा। और डॉक्टर्स ने उसका कोशिश जब इलाज करना शुरू किया तो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। और उसका प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसको सडनली बहुत सारा ब्लड मुंह से आता था, सडनली, मतलब बिना किसी कारण के सडनली बहुत ब्लड आता था। तो डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू डिटेक्ट एग्जैक्टली, ये पता लग रहा था कि लंग्स में से आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट एंड ही वाज एडमिटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस हॉस्पिटल इन मेहरौली। वहां पर उसका एक दो बार उन्होंने कोई मेडिकल इंटरवेंशन करने की कोशिश भी करी, बट वो काफी उसकी ब्लीडिंग हो गई और उनको वो प्रोसेस भी उनका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, एंड ही लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड, और काफी वो आई वुड से डेंजरस। एंड मगर हमारे परिवार पर मैं गुरुजी की बहुत मेहर है। वो भी गुरुजी के बहुत भक्त है, और बहुत उसने भी महसूस किया है गुरुजी ने उसके जीवन में भी कितनी उसके ऊपर कृपा है। तो वो मस्कट में वो सत्संग जो मतलब जो वहाँ की जो बॉडी है जो गुरुजी के सत्संग करती है, वो लोग उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। तो ऐसा हुआ कि सडनली वहां पर कोविड का आउटब्रेक हो गया रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल में। थियोस्कोपी करने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप इनको यहाँ से मूव आउट करिए एंड टेक हिम टू गंगाराम। और गंगाराम में उन्होंने एक बहुत बड़े डॉक्टर है वहां पर, उनके लिए उन्होंने उसको रेफर कर दिया। और
हम बिल्कुल आनन फानन हमने उसको वहां से डिस्चार्ज करा के हमने उसको गंगाराम में एडमिट किया और डॉक्टर्स ने विदाउट एनी डिले उसका वहां पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और एंड देन दे फाउंड कि उसके कुछ लंग्स में कुछ टिश्यूज जो हैं वो कुछ कलेक्ट हो गए हैं और मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं शायद बता पाऊं लेकिन कुछ अनयूजुअल वहां पर क्लम्प था जो कि डॉक्टर्स ने बाद में उसको रिमूव किया और वो उसके लंग्स को ब्लॉक कर रहे थे और कभी कभी उसमें प्रॉब्लम होने से ब्लीडिंग होती थी। तो जब मेरा ब्रदर अंदर हॉस्पिटल जब ओटी में जा रहा था तो देन ही टुवर्ड जैसे कि एनेस्थीसिया उसको दिया जा रहा था तो उसने गुरुजी को याद किया एंड ही जैसे कि वो ड्रिफ्ट हो रहा था जब तो ही सेड कि मुझे बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था एंड आई कुड फील दैट ही वाज देयर। कहते मुझे बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं वहां पर गुरुजी एंड देन ही स्लोली ड्रिफ्टेड ऑफ। और संगत जी जिस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने 4 यूनिट ब्लड का इंतजाम मांगा था वो ऑपरेशन बिना सिंगल यूनिट के हो गया एंड he is hale and hearty and now he is hale and hearty. It's almost like 1.5 month और अब वो वापस भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे हमारे परिवार के ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा है और अब हमें ऐसा लगता है कि मतलब कोई वो मोमेंट हमारे जीवन में ना जाए जब हम गुरुजी का शुक्राना ना करें। तो गुरुजी का शुक्राना करना तो इतना जरूरी है और मैं मतलब मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है। आई एम एट अ कंप्लीट लॉस ऑफ वर्ड्स। तो इफ आई रियली हैव टू लुक एट माय लाइफ तो मैं सच में बताऊं कि गुरुजी के आने से पहले वाला जीवन ऐसा लगता है कि कितना सूना और कितना बेरंग था और जब गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया तो कितना वो जीवन कितना सुंदर और कितना अच्छा और मतलब है हम अपने कर्मयोगी जीवन में ही मगर जीवन में जो हम कहते हैं ना कि कितने ट्रेजर्स होते हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ फैमिली इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ योर your job in terms of other blessings of life। तो उस तरह से जिस तरह से गुरुजी ने जीवन में रंग भरे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग आज के लिए यहीं मैं विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी।